Hello, dear student. Welcome to our channel. Today's physics चैप्टर 2 का यूनिट एंड जो मेजरमेंट है, प्रीवियस क्लास यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ लिए थे। आज उसका पार्ट 2 जो कि है डायमेंशन, और इसी क्लास में हम लोग एरर पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। डायमेंशन क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी का। पहले जो फिजिकल क्वांटिटी होता था, दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। एक फंडामेंटल था और एक तो डिराइव क्वांटिटी। फंडामेंटल 7 ठो था। कितना ठो था? 7 ठा। और डिराइव क्वांटिटी बहुत सारा है। फंडामेंटल को यूज करके जो फॉर्मूला बनाया जाता है उसी को क्या बोलेंगे? डिराइव क्वांटिटी। जैसे हो गया वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, ये सब क्या हो गया? डिराइव क्वांटिटी। बहुत अच्छी तरह समझाया हूँ प्रीवियस क्लास, जाके उस वीडियो को देखो फिर यहाँ पे आना। देखो यहाँ पे लिखा है फिजिकल क्वांटिटी। जो क्वांटिटी को हम लोग मेजर कर सकते हैं उसी को फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, एक फंडामेंटल क्वांटिटी और एक डिराइव क्वांटिटी। और एसआई यूनिट्स होता है 7 क्वांटिटीज का। पहला हो गया मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करेंट, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, क्वांटिटी ऑफ मैटर। मास का डायमेंशन, इसका तो यूनिट होगा किलोग्राम, ग्राम। लेंथ का यूनिट होगा मीटर, किलोमीटर, इसे होगा। टाइम का होगा सेकेंड, आवर। ओके। थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर को केल्विन में रखोगे, केल्विन में रखेंगे। करंट का हो गया एम्पियर। और ल्यूमिनियस इंटेंसिटी कैंडला, और नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर जिसको कि हम लोग मोल एन से डिनोट करेंगे, स्मॉल एन से। तो ल्यूमिनियस इंटेंसिटी यहाँ पे सब लिखा गया। फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ दीज 7 बेसिक यूनिट्स। डिराइव क्वांटिटी को हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। इसको याद रखना अच्छी तरह। ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे हो गया एरिया। एरिया एक कौन सा है? डिराइव क्वांटिटी। एरिया कौन सा होगा? डिराइव क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पे एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ को किससे? एल से मेजर करोगे, ब्रेथ को इसका भी क्या होगा? एल से। मतलब ए भी मीटर में होगा और ए भी किस में होगा? मीटर में। इसीलिए ये डिराइव क्वांटिटी हो गया। ओके। नेक्स्ट, एरिया इज सेड टू हैव 2 डायमेंशन ऑफ लेंथ। डायमेंशन को ध्यान से सुनना। यहाँ पे डायमेंशन को फंडामेंटल क्वांटिटी में दिखाते हैं, एम, एल, टी फॉर्म में देखेंगे, और इसको ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। ये हो जाएगा हम लोग का डायमेंशन। और इसको भी लिख सकते हो, जैसे केल्विन हो गया, मोल लगा दिया, समझ में आया? जैसे एम्पियर लिखा, ए लिख दिया, फिर इसे। तो डायमेंशन को दिखाने का इस तरह का बॉक्स में रखेंगे और डायमेंशन हो गया। जैसे एरिया का मैं डायमेंशन लिखूंगा ना, एरिया में मास है 0। मास का तो कोई है नहीं, क्योंकि यहाँ पे एल इंटू एल, एल स्क्वायर होता है। मास का 0, एल का होता है 2, और टी का पावर होता है 0। एम जो होता है वो मास है, एल होता है लेंथ होता है, और टी फॉर टाइम। टी फॉर क्या होगा बच्चा? टाइम। एल क्या होगा? लेंथ। और एम क्या यूज होगा? एम फॉर मास। तो अगर मैं पूछूंगा एरिया में मास का डायमेंशन क्या है, बोलोगे 0 है। एरिया में मास डायमेंशन इज 0। अगर मैं बोलूंगा एरिया में टाइम का डायमेंशन कितना होगा, तो बोलोगे 0। मास का डायमेंशन 0। अगर बोलूंगा लेंथ का डायमेंशन, बोलोगे 2। समझ में आ गया? उसी तरह देखो, मैं वेलोसिटी को एक्सप्लेन कर रहा हूं। पहली बात, 2 पॉइंट यहां पे याद रखना। पहला, डायमेंशन कैसे निकालोगे? डायमेंशन कैसे निकालोगे? पहला पॉइंट हुआ कि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। बिना फॉर्मूला का निकाल नहीं पाओगे।
दूसरा यूनिट, यूनिट पता होना चाहिए। समझ में आया? जैसे मैं निकाल के दिखा रहा हूँ आपको, वेलोसिटी v से डिनोट करते हैं, क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय क्या होता है, टाइम। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होगा, मीटर। टाइम का क्या होगा बच्चा, सेकेंड। मीटर को लेंथ से मेजर करोगे, टाइम को टी से। एल है, टी ऊपर जाएगा तो -1 होगा, यानी मास का रोल वेलोसिटी में 0 है। एल का पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, टी का पावर -1, और ए बन गया वेलोसिटी का डायमेंशन है। तो याद रखिएगा एल टी -1 इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। अगर मैं पूछूंगा वेलोसिटी में डायमेंशन ऑफ मास कितना है, 0। लेंथ का डायमेंशन कितना है, बोलोगे 1। टाइम का डायमेंशन कितना है, बोलोगे कितना बच्चों, 1। नेक्स्ट देखो बच्चों, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर, जैसे मैं यहाँ पे लिखा m0 l1 t-2। डायमेंशन क्या है, पावर ही तो है, पावर्स और एक्सपोनेंट टू हुइच द फंडामेंटल क्वांटिटी आर टू बी। वेलोसिटी में फंडामेंटल का क्वांटिटी का रोल क्या है, कितना पावर में है, रिप्रेजेंट द फिजिकल क्वांटिटी, इस तरह का हम लोग दिखाएंगे। ओके, डायमेंशन फॉर्मूला एंड डायमेंशन इक्वेशन, ध्यान से सुनो। डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला को इस तरह बॉक्स में दिखाओगे। ये किसका हो गया, एरिया का डायमेंशन, ये डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट अगर मैं दिखाऊंगा डायमेंशन इक्वेशन, तो आपको लिखने के साथ उसका डायमेंशन भी, जैसे यहाँ पे लिखोगे वेलोसिटी लिखोगे, बॉक्स में रखना है, और फिर यहाँ पे वेलोसिटी का क्या होगा, m0 l1 t-1, इस तरह का। ये हो गया डायमेंशन का इक्वेशन, और ये हो गया डायमेंशन फॉर्मूला। समझ में आया? नेक्स्ट कुछ यहाँ पे दिया है फिजिकल क्वांटिटी जिनका कि हमें डायमेंशन निकालना होगा। तो डायमेंशन निकालने का दो ही प्रोसीजर है, क्या क्या बोला, पहला आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला 100% पता होना चाहिए, वरना फिर नॉट पॉसिबल। दूसरा यूनिट होना चाहिए, यूनिट अगर नहीं भी है तो पता चलेगा, पर फॉर्मूला तो आपके पास होना चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मास, मास का डायमेंशन कितना, m, बस m। l का पावर कितना होगा यहाँ पे 0, t का पावर कितना होगा 0। टाइम का बोलो t होगा, यहाँ पे m0 होगा, और यहाँ पे l0 होगा। समझ में आएगा? लेंथ का m0 l1 t0, ये हो गया लेंथ का डायमेंशन। एरिया का फॉर्मूला लिखो पहले, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ का डायमेंशन क्या होगा, एल। ब्रेथ का, ब्रेथ मतलब क्या, लंबाई, लंबाई को भी एल से करोगे तो एल स्क्वायर हुआ कि नहीं, तो उससे पहले लगा देंगे m0 t0। समझ में आ गया? और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में रख दोगे। वॉल्यूम, वॉल्यूम का क्या होगा, लेंथ ब्रेथ और क्या होगा, हाइट। लेंथ को एल, ब्रेथ को भी किससे, एल से, हाइट को भी किससे बच्चों, एल से। तो क्या हो गया, एल क्यू हुआ, एल का पावर 3। तो यहाँ पे मास का रोल है 0, और टी का पावर भी 0। ये हो गया किसका, वॉल्यूम का। डेंसिटी को अगर बोलूँगा, रो होता है मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। मास का तो m होगा, वॉल्यूम का L3 होगा, अभी तो निकाले हो L3, ये ऊपर वाला। तो यहाँ पे m हुआ, L ऊपर जाएगा तो -3 होगा, और t का पावर हो गया 0। समझ में आएगा? नेक्स्ट वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम,
डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट का एल होगा, टाइम का टी होगा, तो इसको मैं लिखूंगा एम तो है नहीं जीरो, एल वन है, टी ऊपर जाएगा तो -1 होगा। आया क्या समझ में यहाँ तक? चलो इसको बॉक्स में रखना। नाउ मेरे प्यारे बच्चों, वेलोसिटी ग्रेडियंट, ग्रेडियंट जहाँ पे भी लगा रहेगा नीचे डिस्टेंस लगा देना, वेलोसिटी बाय डिस्टेंस, वेलोसिटी बाय डिस्टेंस। वेलोसिटी का ऊपर में निकाले हो एल टी -1, और डिस्टेंस का क्या होगा एल, एल से एल तो कट जाएगा, तो क्या होगा डायमेंशन t-1, m हो गया 0 और l हो गया 0। ये हो गया हम लोग का वेलोसिटी ग्रेडियंट। सिमिलरली चलो एक्सेलरेशन, ए क्या होता है v बाई टी, v बाई टी होता है, v बाई टी मतलब चेंज ऑफ टाइम, डीवी बाई कर सकते हो, डीवी मतलब चेंज ऑफ वेलोसिटी। ओके, वेलोसिटी का डायमेंशन होता है एल t-1, और नीचे देखो टाइम है तो टी हो जाएगा एल t-2, और यहाँ पे मास है 0। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। मोमेंटम पी से डिनोट करते हैं। मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू क्या होता है बच्चों वेलोसिटी। मास का m होता है, वेलोसिटी का होता है L t-1, तो ये हो जाएगा m L1 t-1। ये हो गया हम लोग का डायमेंशन ऑफ मोमेंटम। फोर्स को F से डिनोट करते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का हो गया m, एक्सेलरेशन का हो गया L t-2, mL t-2, यानी इसको बॉक्स में रखना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या लिख रहा हूँ मैं, इसको हाथ मार्क दिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ए एक्सेलरेशन दोनों बहुत काम का चीज़ है, बहुत यूज होगा। इम्पल्स आई से डिनोट करते हैं, आई इक्वल टू होता है फोर्स इनटू टाइम। फोर्स का अभी देखें डायमेंशन क्या होता है mL t-2, अभी ऊपर में निकाले हो, इनटू टाइम। तो अगर इसको सॉल्व करोगे mL t-2 और इसका पावर 1 है तो t-1, याद रखिएगा इम्पल्स का। नेक्स्ट प्रेशर, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया। फोर्स का क्या होगा mL t-2 बाय एरिया का एल स्क्वायर। देखो यहाँ पे एक एल था, यहाँ पे दो है तो एक एल कट गया, तो एम एल ऊपर जाएगा -1 और टी का पावर -2। इसको बॉक्स में रखना। क्लियर है क्या? आगे बढ़ो। वर्क को डब्ल्यू से, अच्छा प्रेशर को पी से। ओके, वर्क को डब्ल्यू से डिनोट करेगा, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का क्या होता है बच्चों mL t-2, डिस्प्लेसमेंट का L, तो याद रखिएगा mL² t-2। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँगा ना इम्पोर्टेंट कितना है, पहला एक्सेलरेशन याद रखिएगा आप, फोर्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसको याद रखना है, प्रेशर को याद रखिएगा और वर्क को याद रखिएगा। चलिए वेलोसिटी को याद रखिएगा, बस इतना। यहाँ पे कितना 5 है। आगे बढ़ते हैं। एनर्जी, एनर्जी जो होता है ½ mv², या कुछ भी एनर्जी है, एनर्जी का तो बहुत फॉर्म है। एनर्जी, एनर्जी का होता है mL² t-2, याद रखिएगा है। वर्क की तो एनर्जी है, वर्क क्या है
वर्क एक एनर्जी है, एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल। वर्क का भी क्या होता है, जूल। तो अब देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, एनर्जी में ही आता है, जितना भी एनर्जी आएगा सबका डायमेंशन सेम होगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। कॉन्स्टेंट का डायमेंशन नहीं होता है, ओके। यहाँ पे एक लाइन लिखना, कांस्टेंट इज नो डायमेंशन, नो डायमेंशन इंपॉर्टेंट है। कांस्टेंट इज नो डायमेंशन, कांस्टेंट हैज नो डायमेंशन, ओके। कांस्टेंट हैज नो डायमेंशन, हाफ एम वी स्क्वायर हुआ। अब देखो मास का तो एम, भी का एल टी माइनस वन, और उसका पावर कितना है, टू है, तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। देखो सेम आएगा वर्क के साथ, यानी वर्क और एनर्जी दोनों का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है एम जी एच, मास का एम, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पे ध्यान सुना, यहाँ पे मैं लिखा था एक एक्सेलरेशन है बच्चों, और एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसको कि जी बोला जाता है, जिसका वैल्यू 9.8 होता है ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। ऊपर जाने से फिर घटता है इसका वैल्यू, तो ये जी होता है एल टी माइनस टू, याद रखिएगा। तो यहाँ पे अगर डायरेक्ट हम लोग पुट करेंगे जी का एल टी माइनस टू, और एच हाइट होता है, तो हाइट का क्या होगा एल, तो यानी एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। देखो पोटेंशियल एनर्जी भी सेम आया, जितना भी एनर्जी होगा डायमेंशन सब सेम होगा। पावर को पी से डिनोट करोगे, वर्क बाई टाइम होता है, वर्क बाई टाइम। अब देखो वर्क होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और टाइम होता है टी, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री होगा। एम एल स्क्वायर वर्क का एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, भाई ऊपर जाएगा टी तो माइनस वन, माइनस थ्री हो जाएगा पावर का, ओके। सॉलिड एंगल, एंगल का क्या होता है, यहाँ पे भी एंगल लिखा है, थीटा इज इक्वल टू, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर होता है, एल बाई आर मतलब आर्क बाई रेडियस, आर्क बाई रेडियस। तो आर्क जो होता है एल से, रेडियस किससे होगा, एल से, तो कट गया तो एम जीरो, एल भी जीरो, और ए टी भी जीरो। तो इसका हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, इसको हम लोग बोलना है डायमेंशन लेस। क्या बोलोगे, डायमेंशन लेस बोलोगे, मतलब इसके पास डायमेंशन है नहीं, पर यूनिट होगा, एंगल का यूनिट होगा। यूनिट क्या होता है, रेडियन होता है, या तो डिग्री होता है, या तो डिग्री होता है ना। एक डिग्री या 180 डिग्री कितना रेडियन, पाई रेडियन, ये याद रखिएगा। चलो आगे, सॉलिड एंगल डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस। यूनिट होता है स्ट्रेडियन, एस आर से डिनोट करेंगे, स्टेडियन, स्ट्रेडियन, ओके, स्टे रेडियन। ये इसको मैं प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था, देख लो जाके थोड़ा सा। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से डिनोट करेंगे बच्चों, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी, थीटा बाई, जैसे लीनियर वेलोसिटी होता है थीटा, थीटा क्या होता है, एंगल होता है, और टी क्या होता है, टाइम। एंगल तो डायमेंशन लेस, तो टाइम ऊपर जाएगा तो टी माइनस वन होगा, ये होगा डायमेंशन इसका, एंगुलर वेलोसिटी। फ्रीक्वेंसी को एफ से डिनोट करते हैं, या तो एन से, तो ये होता है वन बाई टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, यानी वन बाई टाइम, डायमेंशन क्या होगा, टी टू द पावर माइनस वन होगा। एंगुलर एक्सेलरेशन, अच्छा इधर भी देखो, मोमेंट ऑफ टॉर्क, टॉर्क टाउ से डिनोट करते हैं, फोर्स इनटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट,
फोर्स क्या होता है mL t-2 इंटू एल, तो ये क्या हो गया mL²t-2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होता है mr²। फॉर्मूला m फॉर मास, m और r क्या होता है रेडियस मतलब L², और t का पावर 0, याद रखिएगा है। नेक्स्ट स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है बच्चों, स्ट्रेन, स्ट्रेन इक्वल टू चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। इस ये हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 11th का लास्ट चैप्टर में, जो सॉलिड का है, मैकेनिक्स सॉलिड का है, उसमें इसको पढ़ेंगे। स्ट्रेन, स्ट्रेस, इलास्टिसिटी, यहाँ पे देखो नेक्स्ट इलास्टिसिटी है, इसको यहाँ पे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो मैं यहाँ पे हल्का समझा दे रहा हूँ। मान लो ये कोई लेंथ है बच्चों 2 मीटर, और मैं इसको खींच के लंबा कर दिया। कितना लंबा किया खींच के, मान लो 1 मीटर और खींच दिया, तो चेंज कितना हुआ 1 मीटर, ओरिजिनल कितना था 2 मीटर, तो यूनिट तो ये यूनिट लेस होता है। क्या लेस होता है, यूनिट लेस होता है, इसके पास यूनिट नहीं है। अगर डायमेंशन लिखेंगे चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन में, तो ऊपर वाला चेंज होगा तो लेंथ चेंज होगा, नीचे वाला ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन भी एल था तो कट गया, ए हो जाएगा m0 L0 t0। यानी स्ट्रेन क्या होता है डायमेंशन लेस। क्या बोलोगे, डायमेंशन लेस। याद रखो मैं कुछ सवाल पूछूंगा मतलब लास्ट में, कौन सा डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। यहाँ पे स्ट्रेन एक मिला, एक स्ट्रेन मिला डायमेंशन लेस, एक एंगल मिला, एक सॉलिड एंगल मिला। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा, ओमेगा बाई टी आएगा। ओमेगा बाई एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से डिनोट करो। एंगुलर वेलोसिटी बाई टाइम, एंगुलर वेलोसिटी का कितना आएगा t-1, और नीचे t, तो क्या आ जाएगा t-2। याद रखिएगा एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आता है mvr, मास वेलोसिटी रेडियस। m फॉर क्या होगा मास, वेलोसिटी का L t-1, और रेडियस का क्या होगा L होगा, तो m हो गया L² हो गया और t-1। यहाँ पे m मास है, v वेलोसिटी है, r रेडियस है। टेम्परेचर का यूनिट होता है बच्चों केल्विन, केल्विन होता है। अगर डायमेंशन लिखोगे तो k लिखोगे, किसी किसी में t दिया गया है पर देखेंगे थोड़ा उसको। ओके, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को आप लोग लिखोगे मोल, क्या लिखोगे मोल। ओके, n से दिखा सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर है क्या। नेक्स्ट यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी गामा, इसको बोलते हैं स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। अब देखो स्ट्रेस स्ट्रेन का तो हमें पता है, ये तो होता है डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस। पर स्ट्रेस का क्या होता है देखते हैं, स्ट्रेस का क्या होता है। स्ट्रेस का होता है फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया। फोर्स का होता है mL t-2, एरिया का होता है L², तो ये हो जाएगा mL से एक L इधर एक कट गया तो mL-1 t-2। तो यानी कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशन क्या होगा mL-1 और t-2, क्योंकि नीचे वाला तो डायमेंशन लेस हो गया ना। ओके, सरफेस टेंशन देखो, इसको सरफेस टेंशन होता है फोर्स बाय लेंथ, फोर्स बाय लेंथ। फोर्स का क्या होता है mL t-2 बाय लेंथ का क्या होगा L, तो L से L कट जाएगा, सरफेस टेंशन का होगा m L कट जाएगा mL0 t-2। समझ में आया, फोर्स बाय लेंथ। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये इंपॉर्टेंट है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इसको ईटा से डिनोट करते हैं, ईटा से। ओके, एक फोर्स कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मतलब विस्कोसिटी
किसी लिक्विड का होता है, जैसे पानी का, ऑयल का, हनी का। विस्कोसिटी होता है मतलब कितना गाढ़ापन है, ये भी फ्लूइड में है, इसको पढ़ाएंगे विस्कोसिटी। जो देखो यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ हल्का। पानी, यहाँ पे पानी जा रहा है, आगे तरफ पानी जा रहा है, तो इनका पानी का बहुत सारा लेयर होता है। ओके, तो इन लेयर का ना एक वेलोसिटी होता है, और आपस में क्या करते हैं, लेयर में फोर्स लगता है। तो जो फोर्स होगा ना, उस फोर्स होगा ईटा ए डी वी बाई डी एक्स। ईटा होता है बच्चों कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। डी वी अगर बोलोगे वेलोसिटी बोलोगे। ओके, डी एक्स को बोलोगे लेंथ बोल दो, और ए को बोल देना एरिया। तो अगर हमको ईटा चाहिए, ईटा क्या होगा, फोर्स इंटू डी एक्स बाई ए इंटू डी वी। अब समझो ध्यान से, फोर्स का होता है एम एल टी माइनस टू, डी एक्स मतलब लेंथ हो गया एल, बाय एरिया का एल स्क्वायर, और डी वी क्या है, वेलोसिटी मतलब एल टी माइनस वन। अब देखो एल, एल स्क्वायर कट गया, और कुछ बचा गया, एम तो रहेगा, एल ऊपर जाएगा, यहाँ पे एक था तो ऊपर जाएगा एल माइनस वन, टी ऊपर जाएगा तो टी माइनस वन होगा, क्योंकि माइनस तो ऊपर जाएगा प्लस वन उसके साथ ऐड होगा, तो एम एल माइनस वन टी माइनस वन। समझ में आया क्या? ईटा का याद रखिएगा। ओके, कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं मोलर मास। मोलर मास, मोल का क्या होता है, केमिस्ट्री में पढ़े होगे, मोल नंबर ऑफ मोल क्या होता है, गिवन मास, गिवन मास बाय मोलिकुलर मास या मोलर मास, या क्या होगा मोलर मास। तो मोलर मास क्या होगा बच्चों, मोलर मास इक्वल टू क्या होगा, गिवन मास, गिवन मास बाय नंबर ऑफ मोल। गिवन मास को तो एम रखोगे, नंबर ऑफ मोल्स को क्या रखोगे, एम ओ एल माइनस वन, ऊपर जाएगा तो ये उसका हो गया डायमेंशन। समझ में आया? नेक्स्ट, हीट कैपेसिटी क्यू है, बेसिकली क्या है, हीट कैपेसिटी क्यू ही है। ये हम तो बोलोगे हीट कैपेसिटी को हीट बाय टाइम, सॉरी हीट बाय टेम्परेचर बोलोगे, हीट बाय टेम्परेचर। हीट एक एनर्जी होता है, यहाँ पे लिख लो, हीट जो होता है इक्वल टू एनर्जी होता है। एनर्जी जो होता है कितना आया था, देखो यहाँ पे एनर्जी कितना आया था, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, कितना आया था, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। यहाँ पे रखेंगे एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और टेम्परेचर को रखोगे के, तो हो गया एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, के ऊपर जाएगा तो कितना होगा बच्चों, माइनस वन। चलो, अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से रखना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, इसका फॉर्मूला याद रखना, हीट बाय मास इंटू टेम्परेचर, मास इंटू टेम्परेचर। हीट का क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू इंटू, इंटू तो है नहीं, बाय मास का एम, टेम्परेचर का के, तो एम से एम मर गया, तो एम हो गया ज़ीरो, एल स्क्वायर टी माइनस टू और के माइनस वन। ये हो गया डायमेंशन किसका, हीट कैपेसिटी। लेटेंट हीट, लेटेंट हीट होता है हीट बाय मास, हीट बाय मास। देखो तुम्हें बार बार बोल रहा हूँ, अगर फॉर्मूला तुम्हें याद नहीं है ना, तो एक भी डायमेंशन नहीं निकाल पाओगे, इसलिए फॉर्मूला को पूरा याद रखना है। हीट का कितना होगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और एम का मास का क्या होगा, एम, एम से एम कट जाएगा, क्या बचेगा, एम जीरो हो गया, एल स्क्वायर हो गया, और टी माइनस टू हो गया। ये हो गया लेटेंट हीट। कभी कभार एग्जामिनर क्या करेगा आपका, डायमेंशन देगा, पूछेगा ये कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है, एल स्क्वायर टी माइनस टू, लेटेंट हीट हो जाएगा। समझ में आ गया?
अब नेक्स्ट देखेंगे थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी होता है हीट इनटू डिस्टेंस बाय हीट इनटू डिस्टेंस बाय एरिया इनटू टेम्परेचर इनटू टाइम। हीट का क्या होता है ml² T-2, डिस्टेंस का होगा L, और एरिया का होगा बच्चों L², टेम्परेचर का होगा K, और टाइम का होगा T। आफ्टर सॉल्व कर देना, देखो क्या क्या कट रहा है, L² कट गया, और T जाएगा तो -3 होगा, कितना होगा M होगा, T-3 होगा, L होगा, K-1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल रेजिस्टेंस देखो, एंड मतलब ये रेजिस्टेंस क्या होता है, टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस, इसको आगे थोड़ा बढ़ेंगे, वहाँ पे मैं इसको कंसेप्ट क्लियर करूँगा। नेक्स्ट देखेंगे एंट्रोपी क्या होता है, हीट बाय टेम्परेचर। हीट बाय टेम्परेचर, हीट का होता है ml² T-2, और टेम्परेचर का K, अगर ऊपर लेके जाओगे ml² T-2 K-1। क्लियर। नेक्स्ट करेंट को I से डिनोट करते हैं, क्या एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, फंडामेंटल है बच्चों ये, इसका यूनिट होता है एम्पियर। इसको ए से दिखाऊंगा मैं, किससे दिखाऊंगा ए, जैसे करेंट इक्वल टू चार्ज बाय टाइम, तो चार्ज इक्वल टू क्या होगा, करेंट इंटू टाइम, करेंट इंटू टाइम। करेंट का डायमेंशन ए, टाइम का टी, तो याद रखना चार्ज का डायमेंशन होता है ए टी। चार्ज का डायमेंशन क्या होता है ए टी। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो कि ई होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फील्ड होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, ई इज इक्वल टू एफ बाई क्यू होता है। फोर्स का होता है ml/T-2, और चार्ज का होता है बच्चों ए टी, तो m हो गया, एल भी हो गया T-3, A-1, याद रखिएगा इसको। डाइपोल मोमेंट P से डिनोट करते हैं, P इज इक्वल टू चार्ज इंटू डिस्टेंस। चार्ज का क्या होगा ए टी, डिस्टेंस का क्या होगा L, ये डायमेंशन हो गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी इक्वल टू वर्क बाई चार्ज, वर्क बाई चार्ज। वर्क क्या होता है ml² T-2, चार्ज का होता है ए टी, सॉल्व करो इसको, m हो गया, L² हो गया, T-3 हो गया, और A-1 हो गया। ये एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन मिलता है। ओके, नेक्स्ट आएंगे कैपेसिटेंस, C इज इक्वल टू होगा Q बाई V, चार्ज बाय पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चार्ज का होता है ए टी, पोटेंशियल का भी निकाले हो ml² T-2, T-2 हो गया क्या, -3 होगा ना, सॉरी T-3 ऊपर जाएगा ना तो -3 होगा, T-3 A-1। अब देखो इसको सॉल्व करो, तो m-1 L-2 T4, T4 होगा ना, ये हो जाएगा 2, ये हो गया C का कैपेसिटेंस का, याद रखिएगा। रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू, अब देखो R इक्वल टू डायरेक्ट तो लिख नहीं पाएंगे, V इज इक्वल टू आर आई होता है। R इज इक्वल टू क्या होगा, V बाई आई, V बाई आई। V तो पोटेंशियल होता है, यहाँ पे देखो V पोटेंशियल क्या होता है ml² T-3 A-1, A-1 पोटेंशियल का। ओके, बाय करंट का होता है A, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ml²
T-3 A-2। किसका हो गया? रेजिस्टेंस का। हर बार क्वेश्चन आता है। कंडक्टेंस क्या होता है? 1/रेजिस्टेंस, इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, जी से। कंडक्टेंस इज इक्वल टू जी से 1/r, मतलब 1/m_L² T-3 A-2। तो ये सब ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा? m का पावर -1, l का पावर -2, t का पावर 3, t का पावर 3, a का पावर 2, ए हो जाएगा डायमेंशन इसका। रेजिस्टिविटी, ये हो गया रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी को कैसे निकालोगे? रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी लेंथ इंटू एरिया। तो 4 नहीं है, ये एरिया है। रेजिस्टिविटी इक्वल टू क्या होगा? RA/L। ये होम टास्क दिया तुम्हें सॉल्व करना। आर तुम्हें पता है, ए एरिया होता है, लेंथ एल होता है। सेल्फ इंडक्टेंस, इसको निकाल के दिखा दूँ, देखो। सेल्फ इंडक्टेंस एल होता है। सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है? एल होता है। एल को डिनोट करते हैं EMF, मतलब पोटेंशियल बाय करेंट इनटू टाइम। करेंट बाय लिखोगे टाइम। पोटेंशियल का क्या होता है? V का। देखो V का क्या होता था यहाँ पे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ML²T-3 ML²T-3 A-1 बाय करेंट का क्या होगा? A, और टाइम चलो T-1 लिख दिया मैंने। अब देखो इसको सॉल्व अगर करेंगे, ML²T-4, सॉरी -4 तो नहीं होगा क्योंकि ऊपर जाएगा तो ये -2 होगा और A का पावर -2 होगा। ये क्या हुआ हम लोग का? सेल्फ इंडक्टेंस L। जैसे आप हीटर में देखे हो ना, ऐसे एक कॉयल वाइंडिंग होता है, इसको बोलेंगे इंडक्टर L। रेजिस्टेंस को इस तरह देखा होगा आप लोग, इसको बोलते हैं रजिस्टर R, जो कि ओम होता है। इसका होता है हेनरी, यूनिट क्या होता है? हेनरी। इसको ओम इस तरह लिखते हैं ना, OHM, ओम। सिंबल इस तरह का, इसको बोलते हैं हेनरी। ओके, चलो नेक्स्ट। स्पीड ऑफ लाइट। देखो स्पीड ऑफ लाइट जो c होता है वो तो वेलोसिटी होगा ना, तो LT-1। स्पीड ऑफ लाइट में तो वेलोसिटी LT-, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हर बार क्वेश्चन में आया, बोर्ड क्वेश्चन में। जैसे दो मास के बीच एक फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स न्यूटन का, तुम लोग जानते हो। F=G m1m2/r²। अगर बोलूँगा तो G क्या है? बोलोगे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो कि F r²/m1 × m2। समझ में आएगा? फोर्स का डायमेंशन होता है MLT-2, R का होगा लेंथ का स्क्वायर और मास का होगा m, वो भी मास है तो m। एक m से m मर गया तो m-1 L⁻³ T⁻², ये हो जाएगा डायमेंशन किसका? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। समझ में आया? नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। B=QF/QV। F का होता है MLT-2, Q का होता है 80 और V होता है वेलोसिटी LT-1, और इसको सॉल्व करना आप लोग, ठीक है। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट याद रखना, PV होता है nRT। PV क्या होता है? nRT। याद रहेगा क्या? nRT। अब देखो R गैस कांस्टेंट है, R क्या होगा? PV/NT। तो P प्रेशर होता है। प्रेशर क्या होता था? देखो यहाँ पे डायमेंशन प्रेशर का एक बार देख लो, कहाँ पे था? फोर्स बाई एरिया। प्रेशर यहाँ पे ML-1T-2, ML-1T-2, ML-1
T-2 और भी का होता है, भी होता है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का होगा LQ, वॉल्यूम का होगा LQ, और मोल का E हो जाएगा मोल, N तो मोल है, और T क्या है, टेम्परेचर, मतलब K रखना, तो ये हो जाएगा M L⁻², T⁻⁻2 मोल का इन्वर्स और K का भी इन्वर्स। ये जाएगा डायमेंशन किसका, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट तो एनर्जी बाय टेम्परेचर, एनर्जी बाय K से डिनोट करोगे, एनर्जी बाय टेम्परेचर। एनर्जी का होता है mL²T⁻2 और टेम्परेचर का होता है केल्विन। स्टीफन कांस्टेंट, एनर्जी बाय एरिया इनटू टाइम। क्या लिखोगे, स्टीफन कांस्टेंट को सिग्मा से डिनोट करते हैं, एनर्जी बाय एरिया इंटू टाइम इंटू टेम्परेचर का पावर 4 होगा, मतलब केल्विन का पावर 4 लिख देना। आप लोग इसको सॉल्व करना, इसका पहले वैल्यू पुट कर देना, एनर्जी का, एरिया का होगा L², टाइम का होगा T और टेम्परेचर का होगा K⁴ और ऊपर लेके जाओगे सॉल्व करना। अब देखो प्लांक कांस्टेंट आओ, प्लांक कांस्टेंट, ओके, E=h होता है, H प्लांक कांस्टेंट होता है, E/ν, एनर्जी mL²T⁻2 और फ्रीक्वेंसी, ये क्या होता है, न्यू फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी 1/T होता है। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे mL²T⁻1 आएगा, प्लांक कांस्टेंट याद है। परमिटिविटी फ्री स्पेस ε0, क्लास 12th में पढ़ोगे ε0, ओके, ε0 होगा, ध्यान सुनना, ε0 होता है, अगर याद रखोगे ε0 को बोलोगे Q1 Q2 दो चार्ज बाय क्या आएगा, फोर्स इनटू रेडियस का स्क्वायर। समझ में आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, Q का होता है 80, Q का होता है 80, फोर्स का होता है mL⁻², ओके, और R का होता है L²। सॉल्व करना इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, म्यू = C/C क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ बाय V होता है, वो भी स्पीड ऑफ लाइट होता है इन दैट मीडियम, मीडियम होगा। अगर इसको सॉल्व करोगे तो अगर डायमेंशन लेस m0 l0 t0, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। मैग्निफिकेशन होता है m = v/u, ओके, ये होता है डिस्टेंस होता है, v यहाँ पे वेलोसिटी नहीं है, इमेज डिस्टेंस, और ये होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट में पढ़ोगे, ऑप्टिक्स में पढ़ोगे, अगर कट जाएगा तो ये भी होगा, क्या होगा, डायमेंशन लेस आएगा। डायमेंशन, बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी क्या हुआ, डायमेंशन लगा। पावर ऑफ लेंस P = 1/f होता है, 1/f, फोकल लेंथ 1/f लिखोगे। फोकल लेंथ को किससे मेजर करोगे, L से, तो L-1 हो गया डायमेंशन किसका, पावर ऑफ लेंस का। क्या था यहाँ पे जितना भी डायमेंशन में लिखा, क्या समझ में आया, ओके। देखो एग्जाम में ना, जितना भी दुनिया का कोई भी कॉम्पिटिटिव अगर एग्जाम है तो यहाँ से तुम्हें 2-3 तो देखने मिलेगा, तो पूरा इसीलिए पूरा रट लो, ये वाला नोट में अपलोड कर दूंगा, इसको पूरा रट लेना, ओके। 1-2-3 क्वेश्चन तो तुम्हें देखने मिलेगा हर एग्जाम में। चलो नाउ देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। अब ध्यान से सुनना,
फ्रॉम द स्टडी ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला वेरियस फिजिकल क्वांटिटी वी कैन डिवाइड। बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन हम लोग निकाले, किसी का डायमेंशन था, किसी का डायमेंशन नहीं था, कोई डायमेंशन लेस होता था, कोई कांस्टेंट का डायमेंशन होता था और कोई कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं भी होता था। तो डायमेंशनल वेरिएबल मतलब क्या है, जिसका डायमेंशन होगा, वो फिजिकल क्वांटिटी जिसका डायमेंशन होगा। जैसे वेलोसिटी, मोमेंटम, वॉल्यूम, एरिया, इनके क्या होता है, फोर्स, डायमेंशन इनका होता है, तो इसीलिए डायमेंशनल वेरिएबल लिखा। डायमेंशनल लेस वेरिएबल क्या है, जिसका क्या डायमेंशन है ही नहीं, जैसे एंगल, अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा, फिर क्या पढ़ा, स्ट्रेन, एक स्ट्रेन देखा होगा, स्ट्रेन, इसी तरह बहुत सारे हैं, है कि नहीं। तो ये सब क्या होता है, डायमेंशनल वेरिएबल। डायमेंशनल कांस्टेंट, जिनका कि डायमेंशनल है पर कांस्टेंट है, जैसे मैं बोलूँगा जी एक्सल, ये क्या होता है, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका डायमेंशन होता था। जैसे प्लांक कांस्टेंट एच, ये भी कांस्टेंट है, इसका कुछ वैल्यू है 3.2 ऐसे कुछ क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, उसका भी डायमेंशन होता था। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के, उसका भी कुछ डायमेंशन होता था। ओके, दीज आर डायमेंशनल कांस्टेंट। डायमेंशन लेस कांस्टेंट, जो कि कांस्टेंट हो और डायमेंशन भी ना हो, जैसे मैं बोलूंगा डायमेंशन भी ना हो, कांस्टेंट है, जैसे नंबर, कुछ नंबर्स जैसे 4, 5, 6, ये सब नंबर्स, इनका डायमेंशन है क्या, नहीं है, और कांस्टेंट भी है। जैसे साइन एंगल है, कॉस एंगल है, ये सब क्या होता है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट। क्या इतनी बातें आप लोग को समझ में आया क्या बच्चों? चलो आगे नेक्स्ट देखते हैं। मैं यहाँ पे एक लाइन लिख रहा हूँ, यहाँ पे इसको मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे स्टार मार्क लगा के लिखो। देखो 1/म्यू नॉट क्या है, परमिएबिलिटी, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी। इसका अगर रूट करोगे ना तो तुम्हें स्पीड ऑफ लाइट मिलेगा, मतलब वेलोसिटी मिलेगा। वेलोसिटी या कह सकते हो स्पीड इक्वल टू स्पीड डायमेंशन, पूरा याद रखो। समझ में आया? ये क्वेश्चन हर वक्त आता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है L/R। एल क्या था, एल फॉर लेंथ नहीं है, यहाँ पे इंडक्टर है। L/R, CR कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस इज इक्वल टू LC का रूट अंडर। ये कभी भी क्वेश्चन आया, इनका डायमेंशन होता है टाइम। क्या होता है, टाइम, टी लिखना डायमेंशन, याद रख लो, यहाँ से पूरा सवाल आएगा। ठीक है, चलो अब देखो डायमेंशन को कहाँ कहाँ यूज करेंगे, पहले ध्यान सुनो। द मेथड ऑफ स्टडिंग ए फिजिकल फेनोमेना ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन इज कॉल्ड डायमेंशन। से डायमेंशन को कहाँ पे यूज करेंगे, मेन यूजेस ऑफ डायमेंशन। एक्चुअली हम लोग इतना सारा डायमेंशन लिखने का फायदा क्या है, तो पहला होता है कन्वर्ट द फिजिकल क्वांटिटी 1 यूनिट टू, जैसे केजी टू ग्राम, केजी टू ग्राम में कन्वर्ट करोगे, मीटर टू सेंटीमीटर या किलोमीटर, ऐसे यूनिट में कन्वर्जन कैसे करोगे, पहला। दूसरा, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल रिलेशन। अगर कोई फॉर्मूला है v इज इक्वल टू US/T, मतलब डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ये फॉर्मूला सही है कि नहीं, कैसे पता करोगे, तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला से चेक कर सकते हो, मतलब डायमेंशन से। ओके, थर्ड क्या होता है, टू ऑब्टेन द रिलेशनशिप अमॉन्ग द वेरियस फिजिकल क्वांटिटी। जैसे आप लोग सुने होंगे एक फॉर्मूला E = mc²। अब मन में सवाल आया होगा, mc का पावर 4 क्यों नहीं हुआ, 3 क्यों नहीं हुआ, ऐसे ही कुछ भी पावर हो सकता था, बट क्यों नहीं हुआ, तो ये इससे हम लोग पता कर सकते हैं कि क्या होना चाहिए, 2 क्यों नहीं हुआ, 4 क्यों नहीं हुआ, 6 क्यों नहीं हुआ, इसी तरह। टू फाइंड आउट द डायमेंशनल कांस्टेंट ऑफ ए फिजिकल रिलेशन, इसको बोलते हैं होमोजेनिटी भी बोलोगे, होमोजेनिटी भी बोलोगे। ओके, जो कि हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। मतलब किसी भी अगर रिलेशन में अगर कोई कांस्टेंट है तो इसके सहारे हम लोग निकाल सकते हैं। ओके, तो पहला स्टेप 1 आते हैं, पहले कन्वर्जन। पहले यहाँ पे लिख लो 1 किलोमीटर। ओके, सेंटीमीटर या किलोमीटर में तो नहीं होगा, मीटर में होगा। ओके, मीटर में होगा बच्चों।
1 मीटर 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। 1 किलोग्राम कितना होगा? 1000 ग्राम। याद रखिएगा इसको। ओके। और टाइम का यूनिट तो सेम होता है, टाइम का सेकंड में होता है। ओके। तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला कैसा है, एक कन्वर्जन का फॉर्मूला यहाँ पे बहुत सुंदर से डिस्क्राइब किया गया है। तो कैसे ये वाला फॉर्मूला आया पहले देखो ध्यान से। मान लो इसको मैंने लिखा MKS, मैं यहाँ पे पहले सॉल्व कर रहा हूँ। देखो ये हो गया MKS और ये हो गया यहाँ पे CGS। ठीक है। आपको यहाँ पे लिखना है पहले MKS यूनिट से कन्वर्जन करेंगे हम लोग किसको? CGS से। इसका मान लो 1 यूनिट है और इसका X यूनिट है मान लो, या X यूनिट ना लिख के हम लोग लिखते हैं इसको N1 यूनिट, N2 यूनिट लिखते हैं और इसको क्या लिखेंगे? N1 यूनिट लिखेंगे। तो यहाँ पे N2 हो गया। MKS में मैं लिखूंगा M2, ओके, L2 और T2 तीनों फॉर्म में रखेंगे और यहाँ पे रखेंगे ABC। क्वेश्चन करोगे तब समझ में आएगा। देखो ध्यान से, यहाँ पे रखोगे N1 और इसको रखोगे M1 A, L2 L1 B और T1 C। अब मान लो हमें N2 निकालना है, CGS N2 निकालना चाहते हो तो N1 रखना, इधर M1 बाई M2 का पावर A हो जाएगा। फिर क्या होगा? L1 बाई L2 का पावर B हो जाएगा और T1 बाई T2 का पावर क्या हो जाएगा बच्चों? C। यानी N2। अगर N1 निकालना चाहते हो ना तो ऊपर वाला पलटी हो जाएगा, M2 बाई इधर N2 आ जाएगा, M2 बाई M1 का पावर A, L2 बाई L1 का पावर B और T2 बाई T1 का पावर C। ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, ये दोनों फॉर्मूला याद रखना, ये वाला भी याद रखिएगा और ये वाला भी। देखिए ये फॉर्मूला डिराइव हुआ है। पहले एक सवाल से मैं इसको कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। देखो, कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन। पहले देखना न्यूटन किसका यूनिट है? फोर्स का। फोर्स का यूनिट क्या होता है बच्चों? न्यूटन। फोर्स का आप लोग को यहाँ पे देखो कन्वर्ट न्यूटन होता है MKS में और CGS में होता है डाइन। CGS में क्या होता है? डाइन। तो 1 न्यूटन इक्वल टू कितना डाइन, मतलब डैश डाइन। ओके। तो ये तो हो गया MKS और ये हो गया हम लोग का डाइन। समझ में आया? तो हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। हमको क्या चाहिए? चलिए मैं हमको क्या चाहिए? N2 चाहिए। N2 चाहिए। यहाँ पे N1 दिया कितना? 1 1 दिया है। यहाँ पे MKS रखेंगे। इसका क्या था? M1 था क्या? N2 का M1 होगा, बाई क्या होगा? M2 का पावर A L1 बाई L2 का पावर B और यहाँ पे T1 बाई T2 का पावर C। पहले लिख देना कितना न्यूटन दिया है। ये आपका N1 है और ये जो डैश रखा है यहाँ पे हम लोग का N2 आएगा। समझ में आया? N1 कितना दिया? 1। अब देखो यहाँ पे M1 ओके, ये वाला M1 होता है केजी में और इसको रखेंगे ग्राम में। ठीक है। इसको रखोगे मीटर में, नीचे वाला को रखोगे सेंटीमीटर में और ऊपर वाला को सेकंड में, नीचे वाला को भी
सेकेंड में रखना। अब ए बी सी क्या है देखो, फोर्स का पहले आप लोग यहाँ पे साइड में डायमेंशन लिख लेना, MLT-2। ओके, एम का पावर कितना है 1, मतलब वहां पे ए होगा। एल का पावर होगा बी, मतलब वो भी 1 है। और सी का पावर मतलब टाइम का पावर जो है -2 है। तो यहाँ पे ए बी और सी है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1, 1 kg कितना ग्राम, 1000 ग्राम बाई ग्राम। और यहाँ पे ए कितना दिया है 1। सिमिलरली 1 मीटर कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर बाई बाई सेंटीमीटर। बी कितना दिया है 1, और यहाँ पे सेकेंड है, यहाँ पे भी सेकेंड है, और यहाँ पे सी कितना दिया -2। अब देखो ध्यान से, ग्राम से ग्राम कट गया, 1 2 3, यहाँ पे कितना आया 1 2, ये नहीं आया 10⁵ क्या हो गया, डाइन हो गया। यानी याद रखना 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ कितना डाइन आया 10⁵ डाइन आया। बच्चों इसको याद रखना, समझ में आया। पहले क्या क्या हम लोग देखो, और एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, इसको और बेहतर से समझो। पहले ए ऑर्ग टू जूल दिया है, ये होता है MKS में होता है, और ऑर्ग जो होता है CGS में होता है। पहले ध्यान से, 1 जूल कितना ऑर्ग होता है 10⁷ ऑर्ग होता है। ओके, फिलहाल के लिए मान लो कि हमें ये वाला वैल्यू पता नहीं है, हमें ये वाला क्या है वैल्यू पता नहीं है। 1 जूल इक्वल टू कितना ऑर्ग होता है हमें पता नहीं है। पहले आप लोग लिख लोगे जूल किसका यूनिट होता है, किसका यूनिट होता है एनर्जी का, एनर्जी का। ओके, इधर लिखना है MKS, इधर लिखना है CGS, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखना है M1, यहाँ पे रखोगे L1, और यहाँ पे रखोगे T1, यहाँ पे रखोगे M2 L2, यहाँ पे आएगा T2। समझ में आया फोर्स का। एनर्जी का आप यहाँ पे डायमेंशन पहले लिख दो, ML²T-2। तो यहाँ पे A कितना है 1, B कितना है L का पावर जितना होगा वो 2 है, C कितना है T का पावर जितना होगा -2। समझ में आ गया। इसका M1 का होता है kg, इसका होता है मीटर, इसका होता है सेकेंड, इसका होता है बच्चों ग्राम, इसका होता है सेंटीमीटर, और इसका होता है सेकेंड। अब निकालने का फॉर्मूला क्या कहता है, ध्यान से फॉर्मूला देखो, N2 इज इक्वल टू N1, यहाँ पे कितना दिया है 1, N1 कितना दिया है यहाँ पे 1 जूल बोला है ना, 1 जूल बोला, तो N1 पुट करना है, फिर ब्रैकेट रखना है M1 बाई M2 का पावर A मतलब कितना 1, L1 बाई L2 का पावर B मतलब 2, T1 बाई T2 का पावर C मतलब कितना -2। अब देखो यहाँ पे 1 रखो, M1 कितना दिया है kg, 1 kg, यहाँ पे ग्राम, मीटर, सेंटीमीटर 2, सेकेंड, सेकेंड -2, ये तो कट गया, 1 रखा, 1000 ग्राम बाय ग्राम, 100 सेंटीमीटर बाई सेंटीमीटर का पावर 2, और वो तो कट के 1 हो गया। इसको अगर सॉल्व करेंगे 1 2 3 1000 आया, ग्राम से ग्राम कट गया, सेंटीमीटर 100 का स्क्वायर मतलब 1 2 3 4, यानी टोटल कितना आएगा 10⁷ ये क्या आ गया ऑर्ग। तो याद रखना 1 जूल इक्वल टू कितना आएगा
10⁻7 ऑर्ग। अगर इसको सॉल्व करोगे, ये भी याद रखना, ये एग्जाम में हर बार आया है। या तो 1 न्यूटन कितना डाइन होता है पूछेगा, या तो आप लोग को पूछेगा 1 जूल कितना ऑर्ग होता है। तो अब सुनना, कहाँ लिखे, यहाँ पे 10⁻7 ऑर्ग इक्वल टू 1 जूल होता है। एक ऑर्ग कितना होगा, 10⁻⁻7 जूल। 10 ऑर्ग पूछा है, 10 ऑर्ग कितना होगा, 10 इंटू 10⁻⁻7 यानी 10⁻⁻6 जूल होगा। समझ में आया? इसका आंसर कितना होगा बच्चों, 10⁻⁻6 जूल होगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, कन्वर्ट ए वर्क 100 जूल इंटू ए सिस्टम विच इज यूनिट। ये आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा, डिफिकल्ट तो है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना। ओके, मैं नोट में लिख के इसका भेज दूंगा, पर आप लोग इसको घर में करना, होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टू चेक द, जो सेकंड में था, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए फिजिकल रिलेशन, मतलब किसी फॉर्मूला को चेक करेंगे कैसे। जैसे वेलोसिटी, यहाँ पे एग्जांपल लिख रहा हूँ, देखो जैसे वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस बाई क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय, या डिस्टेंस बाई टाइम होता है। इसको चेक कैसे, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, याद रखोगे L t-1, डिस्टेंस का होता है L और टाइम का होता है T, तो L t-1, यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या हुआ, सेम आया, यानी ये वाला फॉर्मूला क्या है, सही है। जैसे और एक क्वेश्चन करते हैं, E = mc² होता है कि नहीं। E का डायमेंशन क्या होता है, E का डायमेंशन होता है mL²t-2, एनर्जी का। राइट साइड देखो, mc मतलब स्पीड ऑफ लाइट, L t-1 और उसका पावर कितना है, 2 है। इसको सॉल्व करो, mL²t-2। अब देखो लेफ्ट और राइट सेम हुआ या नहीं, यानी E = mc², बहुत फेमस फॉर्मूला है और ये भी फॉर्मूला सही है। अगर ये वाला फॉर्मूला देखेंगे, S = ut + ½ at², ध्यान सुनो, S = ut + ½ at²। देखो S हो गया डिस्प्लेसमेंट, इसका तो L होगा। इसका देखो U का क्या होता है, U इनिशियल स्पीड, स्पीड का क्या होता है L t-1, और ये टाइम दिया है T, प्लस हाफ का डायमेंशन नहीं होता है, एक्सेलरेशन, A फॉर एक्सेलरेशन L t-2, और वो हो गया कितना t-2, यानी ta कट गया तो L बचा, प्लस ta कट गया L बचा, तो कितना आ गया 2L। ऐसे ऐड नहीं होता है, पर लेफ्ट साइड राइट साइड क्या हुआ, डायमेंशन इक्वल हुआ, यानी ये वाला भी फॉर्मूला सही है, S = ut + ½ at²। नेक्स्ट इसी तरह क्वेश्चन देखोगे, दिया है चेक द करेक्टनेस F = mv²/r, इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, फोर्स mv²/r। जैसे मान लो ना, कोई आप ऑब्जेक्ट को रस्सी के सहारे बांध दिए हो इसको, और इस ऑब्जेक्ट को रस्सी से बांधे हो और इसको इस तरह का घुमाओगे तो एक सर्कल बनेगा, तो अंदर तरफ एक फोर्स लगेगा, उसी को बोला जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स, उसका होता है mv²/r। अब देखो फोर्स का डायमेंशन mL-t-2 होता है। राइट साइड में देखो क्या हो रहा है, m हो गया, v का L-t-1 और उसका पावर दिया है 2, r रेडियस है तो L होगा, यानी mL²t-2 बाई कितना होगा L, L से एक L मर जाएगा तो ये कितना बचेगा mL1t-2। देखो तो लेफ्ट और राइट सही है, मतलब सेम है, इसीलिए ये वाला फॉर्मूला भी क्या है, सही है, याद रखोगे हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mv²/r। नेक्स्ट देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, v² इज इक्वल टू u² + 2as, v² - u², 2s, ये 2 रॉन्ग लिखा है,
चेक द करेक्टनेस फिजिकल इक्वेशन, ये 2 को काट दोगे, ये 2 नहीं होगा। ओके, भी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a, सॉल्व करो। भी क्या होता है, एल टी माइनस वन, उसका पावर 2, मतलब कितना होगा, एल स्क्वायर टी माइनस 2 हो गया। राइट साइड में यू का, यू इनिशियल स्पीड एल टी माइनस वन और उसका स्क्वायर प्लस 2, ए एक्सेलरेशन है एल टी माइनस 2, एस डिस्प्लेसमेंट है एल, तो ये हो गया एल स्क्वायर टी माइनस 2 प्लस 2 L² T-2। देखो ना, लेफ्ट राइट इक्वल हुआ कि नहीं, यानी ये फॉर्मूला भी क्या है, सही है। समझ में आया। चेक द करेक्टनेस, चेक द करेक्टनेस, यहाँ पे वाइब्रेशन एन, एन है फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे क्लियर लिखो, एन इज इक्वल टू 1/12, और 12 लेंथ है, एल लेंथ है, और हैविंग मास पर यूनिट लेंथ, फोर्स, और एम मास है, एम है मास पर यूनिट लेंथ, एम बाई एल, मास पर यूनिट लेंथ मतलब मास पर यूनिट लेंथ मतलब एम बाई एल। ओके, फ्रीक्वेंसी के कितना होता है, T⁻⁻1, एन तो फ्रीक्वेंसी है ना, अरे एन बच्चों क्या है, फ्रीक्वेंसी है, तो टी का पावर -1 होगा, इसका 1/L होगा, 2 तो डायमेंशन है, फोर्स का बोलो ML T-2, और इसको देखो m है, L-1 है, और ये पूरा का रूट अंडर, m से m कट गया, अब L-1 ऊपर चल गया, 1/L इंटू एल का पावर 2 T⁻⁻2 और इसका रूट अंडर, तो यहाँ से 1/L, यहाँ से L निकला, T⁻⁻2 का रूट, तो ए कट जाएगा, यानी T⁻⁻1 आएगा, यानी ये फॉर्मूला भी करेक्ट है। समझ में आया। इसी तरह डायमेंशन फॉर्मूला को यूज करके हम लोग किसी भी फॉर्मूला को चेक करेंगे। चेक द होमोजेनिटी करेक्टनेस, ये आप लोग घर में करना, होमवर्क है, डिफिकल्ट है, इसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में देना, होमवर्क में दिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसको देखो, भी क्या बोला है, वी वेलोसिटी है, भी क्या है बच्चा, वेलोसिटी है, भी वेलोसिटी है क्या, हाँ वी वेलोसिटी है, यहाँ पे वी वेलोसिटी दिया है, मतलब लिखा रहेगा वहाँ पे, ए रेडियस है और ए वाला डेंसिटी है, थ्रो लिक्विड डेंसिटी, लिक्विड का डेंसिटी सिग्मा है, और ए वाला है सॉलिड का, कोई ऑब्जेक्ट पानी में फेंका गया उसका डेंसिटी है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एटा है, और वी वेलोसिटी है, देखो वी वेलोसिटी है क्या होगा, L-T-1 होगा, जी एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी L-T-2, ए क्या है, रेडियस है तो L² आएगा, डेंसिटी मास पर वॉल्यूम, मास m है, वॉल्यूम का L-3, ए बी डेंसिटी है, ए बी डेंसिटी है, कोई एक डेंसिटी रखना, ओके, बाय इटा कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो मैं कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या था, इटा इज इक्वल टू क्या था, एफ डॉट डी एक्स बाई एरिया इंटू डी वी था वेलोसिटी, फोर्स का क्या होगा, ML-T-2, डी एक्स लेंथ L होगा, बाई एरिया का होगा L², और भी का होगा L-T-1। अब इसको काटो ध्यान से, L L L² से कट गया, ओके, नेक्स्ट M और M कट गया, अब देखो L2 3 इसके साथ कट गया, यानी ऊपर में बचा T⁻⁻2, ये ऊपर वाला ऊपर जाएगा तो हो जाएगा L-T-1, T-1 नहीं होगा, इसके साथ T एक काटोगे तो T आएगा -1 कट गया, और इसके साथ कटोगे तो L-T-1 आएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, तो L-T-1 आंसर आएगा। समझ में आया, यानी ये वाला भी फॉर्मूला क्या है, सही है।
नेक्स्ट आगे देखो, टू ऑब्टेन द रिलेशनशिप, टू ऑब्टेन द रिलेशनशिप, टू ऑब्टेन द रिलेशनशिप among वेरियस फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व। कोई भी रिलेशनशिप को कैसे निकालते हैं, बाय यूजिंग डायमेंशन फॉर्मूला। देखो मैं पहले एक क्वेश्चन करके आप लोग को दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो पहला हो गया जैसे एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, एम वी स्क्वायर बाई आर पहला। दूसरा हो गया ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर। और क्या होता है, इस तरह का दो ठो फॉर्मूला मैं निकाल के दिखा रहा हूँ कैसे निकालते हैं, ओके। चलो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। पहले एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, एग्जामिनर ऐसे देगा नहीं। अब ध्यान सुनना, ये वाला जो फॉर्मूला हुआ, मन में क्वेश्चन आता होगा आर नीचे क्यों आया, ऊपर में क्यों नहीं हुआ। तो एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह का आएगा, फोर्स इज रिलेशन विथ, फोर्स इज ए रिलेशन विथ मास बोलेगा, फोर्स इज रिलेशन विथ वेलोसिटी बोलेगा, फोर्स इज रिलेशन बिटवीन आर बोलेगा जो कि रेडियस है। ये तीन आपको रिलेशन दे देगा। इक्वेशन वन नाम दे देना, इसको टू कर देना और इसको क्या कर देना, थ्री कर देना। अब इसका पावर एक्स लिखना, वाई लिखना, इसका जेड लिखना। तो एफ प्रोपोर्शनलिटी एम का पावर एक्स, भी का पावर वाई और आर का पावर क्या होगा, जेड। प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे तो एक कांस्टेंट रखोगे के, एम का पावर एक्स, भी का पावर वाई, आर का पावर जेड, इस तरह का आएगा। नेक्स्ट फोर्स का डायमेंशन लिखना आपको, क्या होता है एम एल टी माइनस टू, के तो डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, एम मास का एक्स लिखना, भी का एल टी माइनस वन का पावर कितना रखोगे वाई, और आर में क्या लिखोगे एल, उसका पावर क्या रखोगे जेड, हो गया। के एम का पावर एक्स हुआ बच्चा, एल यहाँ पे वाई था और यहाँ पे जेड था, तो प्लस हो जाएगा वाई प्लस जेड। क्या यहाँ तक समझ में आया, टी का पावर माइनस वाई, मल्टीप्लाई किया मैंने पावर को। अब देखो एम एल टी माइनस टू, लेफ्ट और राइट को अभी कंपेयर करना। लेफ्ट में m का पावर वन है, l का पावर वन है, यहाँ पे m का पावर x है, तो x इज इक्वल टू कितना आया वन, यहाँ पे x है और यहाँ पे वन है, तो x वन आया। सिमिलरली y प्लस जेड l का है, तो इसीलिए कितना आ जाएगा वन आएगा। सिमिलरली माइनस वाई, टाइम का पावर यहाँ पे माइनस टू है और यहाँ पे माइनस वाई है, तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस टू, तो वाई इक्वल टू कितना होगा टू, और इसको यहाँ पे पुट करोगे तो जेड आएगा माइनस वन। तो तीन वैल्यू आया, एक्स वन आया, वाई टू आया और जेड आया माइनस वन। इसको पुटिंग कर दो कौन सा इक्वेशन में, इसको इक्वेशन का नाम दे देना ये वाला जिसमें कांस्टेंट के आया था, इसको इक्वेशन फोर कर देना। उसमें अगर पुट करोगे एफ इज इक्वल टू के एम का पावर वन एक्स का, वाई का पावर सॉरी भी का पावर कितना वाई था ना, तो वाई कितना मिला टू, और आर कितना मिला हमें माइनस वन, तो ये आ जाएगा के एम भी स्क्वायर बाई नीचे चल गया आर। बाद में थ्रू एक्सपेरिमेंट बाय एक्सपेरिमेंट से पता लगा कांस्टेंट का वैल्यू वन होता है, कितना होता है वन, तो एफ का फॉर्मूला आया क्या एम भी स्क्वायर बाई आर। क्या इतनी बातें समझ में आया क्या, नोट करके लिखना। दूसरा मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, मैं इसको मिटा रहा हूं, ओके। ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर को देखेंगे। अब देखो मन में सवाल आता होगा
कि E इक्वल टू एम सी का पावर 3 क्यों नहीं हुआ, या एम सी का पावर 4 क्यों नहीं हुआ, ये आता हो कि नहीं। चलो इसी को आज डाउट को पूरा क्लियर करते हैं। देखो E इक्वल टू एनर्जी होता है मास इंटू सो लाइट। ये वाला फॉर्मूला कैसे आया देखो, तुम्हें एग्जाम में देगा E एनर्जी जो होता है रिलेशन है मास के साथ, एनर्जी जो है रिलेशन है सी के साथ, बस इतना। एक इक्वेशन और ये दो दिया रहेगा। अब बोलेगा फॉर्मूला इन्वेंट करो, फॉर्मूला इन्वेंट करो। जो E इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है इसी को इन्वेंट करो, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका पावर x लिखना है, इसका पावर y कर देना है। दोनों को मर्ज करके लिख दो, E प्रोपोर्शनलिटी m का पावर x, c का पावर y। E प्रोपोर्शनलिटी को हटा के k रखो, m का पावर x, c का पावर y। ओके, एनर्जी का डायमेंशन होता है m l स्क्वायर t माइनस 2। अच्छा, इस इक्वेशन को नाम दे दो 4, सॉरी 3 होगा ना, डायरेक्ट 4 कहाँ आ जा रहे, 3 इज इक्वल टू के कांस्टेंट रहा है m का पावर x, c स्पीड ऑफ लाइट मतलब एल टी का पावर -1 पावर y, k रहा m का पावर x, l का पावर y और t का पावर -y, मल्टीप्लाई कर देना। अब लेफ्ट और राइट को अगर कंपेयर करोगे तो m का पावर यहाँ पे x है, यहाँ पे m का पावर 1 है, तो x इक्वल टू कितना आया बच्चों 1। सिमिलरली l का पावर y है, यहाँ पे l का पावर यहाँ पे 2 है, तो y कितना आया 2। तो हमें तो बस दो ही चाहिए x और u, y उसको इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो E इक्वल टू क्या आया के m का पावर x मतलब कितना 1, c का पावर y मतलब कितना 2। तो बाद में पता चला बाय एक्सपेरिमेंट, बाय एक्सपेरिमेंट थ्योरी से, एक्सपेरिमेंट थ्योरी से मिला कि कांस्टेंट जो होता है 1 होता है। तो E का वैल्यू कितना आया एम सी स्क्वायर, फॉर्मूला आया। समझ में आ गया कैसे फॉर्मूला आया। ओके, नेक्स्ट और एक बेहतरीन क्वेश्चन करते हैं जिसमें एक कांस्टेंट होता है। ओके, देखो ये वाला फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, टाइम पीरियड जो होता है T इक्वल टू 2 पाई एल बाई जी होता है, एल बाई जी होता है। समझ में आएगा, 2 पाई L/G ये वाला फॉर्मूला होता है। अब ये वाला इन्वेंट कैसे हुआ होगा, ध्यान सुना। टाइम रिलेशन है लेंथ के साथ, टाइम रिलेशन है जी के साथ, इक्वेशन 1 मानेंगे और इक्वेशन इसको मानेंगे 2, दोनों को मर्ज करके लिखेंगे एल और जी, इसका लगाएंगे x, इसको लगाओगे y। क्लियर हो गया। टी प्रोपोर्शनलिटी को हटा के k रखो, एल का पावर x, जी का पावर क्या रखोगे बच्चों y। टाइम का तो t होगा डायमेंशन, k का तो छोड़ो, l का l होगा डायमेंशन, g का होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये क्या होता है बच्चों एल टी माइनस 2, और उसका पावर क्या होगा y। अगर सॉल्व करोगे तो l का पावर देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे l का पावर x है और इधर y है, तो मल्टीप्लाई है तो जुड़ जाएगा पावर, t का पावर -2y। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे t का पावर 1 है, यहाँ के 2 पावर -2y, तो -2y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू कितना आया -1/2। यहाँ पे l का पावर x प्लस वाई, लेफ्ट साइड l का पावर नहीं है, तो यानी x प्लस वाई कितना होगा 0, x कितना होगा -y, तो x इक्वल टू वाई कितना -हाफ, कितना हो जाएगा 1/2। पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, थर्ड वाला इक्वेशन में, तो t इज इक्वल टू आ जाएगा 2, t इज इक्वल टू आएगा के l का पावर 1/2 और g का पावर -1/2। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ के l/g का पावर √अंडर। अब यहाँ तक तो पहुँच गए। अब थ्रू एक्सपेरिमेंट या थ्रू प्रैक्टिकल, थ्रू एक्सपेरिमेंट से
हमें कांस्टेंट का वैल्यू मिला 2 पाई, यानी टाइम पीरियड का फॉर्मूला हुआ 2 पाई L/G। देखो एक बात यहाँ पे गौर करना कि हमें डायमेंशन जो है, डायमेंशन हमें कांस्टेंट वाला चीज़ नहीं दे पा रहा है, ये वाला चीज़ जो 2 पाई है वो वाला दे नहीं पा रहा, तो इसीलिए यहाँ पे डायमेंशन क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। यहाँ तक समझ में आया क्या? चलो इसको मिटाओ, नेक्स्ट और एक क्वेश्चन करते हैं। चलो अब यहाँ से जो एग्जाम्पल दिया उसको सॉल्व करते हैं। नाउ इट इज द सिंपल पेंडुलम डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉब। नाउ इट इज गिवन दैट पीरियड, टाइम पीरियड टी डिपेंड ऑन मास ऑफ द बॉब, लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा और किस पे डिपेंड करेगा, जी के ऊपर डिपेंड करेगा। डिटरमाइन द एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड, अभी निकालें 2 = 2 पाई L/G रूट अंडर। यहाँ पे कांस्टेंट दिया नहीं, आपको एग्जाम में दिया रहेगा। कांस्टेंट होता है 2 पाई, के का वैल्यू 2 पाई डाल देना आप लोग। इस क्वेश्चन को करोगे, देखो लेट अस डिराइव द सेंट्रीपिटल फोर्स। F इज ए प्रोपोर्शनैलिटी मास, F इज ए प्रोपोर्शनैलिटी V। इसका पावर x देना, इसका पावर y, तो F को हटा के k रखना, M का पावर x और V का पावर y, और इसको सॉल्व कर देना। मैं इसको पहले ऊपर में करके दिखाया था, चलो सॉल्व करके दिखाना। नेक्स्ट, assume that mass of the largest stone that can be moved flowing through the river upon the velocity p, density b, water g, acceleration due to gravity, so that m vary with sixth power of the velocity of the flow। क्वेश्चन सुनो पहले। m of the largest stone that can be moved by a following river depend upon, मतलब प्रोपोर्शनलिटी भी, मास डिपेंड ऑन p, ये p डेंसिटी है यहाँ पे, वरना प्रेशर सोचोगे, डेंसिटी, और g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, तो आपको प्रूव करना है कि मास सिक्स्थ पावर ऑफ वेलोसिटी, मतलब यहाँ पे जो x लिए है वो 6 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। अब देखो m इज इक्वल टू के, भी का पावर x, डेंसिटी का पावर y और g का पावर z। मास तो m हो गया, k रहेगा, भी वेलोसिटी है, तो क्या होगा L t-1 का पावर क्या होगा x। p डेंसिटी आता है, क्या होता है M L-3, उसका पावर क्या होगा बच्चा y। g देखो एक्सेलरेशन L t-2, डायमेंशन पूरा रटा हुआ होना चाहिए तभी सवाल होगा। अब देखो k रखो, L का पावर हो गया x-3y प्लस z। सिमिलरली m का पावर होगा y, m का पावर होगा y, ओनली m का पावर y है। t का पावर -x-2z, यही होगा ना। अब देखो लेफ्ट साइड और राइट साइड कंपेयर करोगे तो इधर मास का y है और इधर मास का 1 है, तो y कितना आया मेरे प्यारे बच्चों, 1 आया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो लेफ्ट में t का पावर है नहीं, इधर है -x-2z इज इक्वल टू दिया है 0। ये इक्वेशन 1 दिया है, इक्वेशन 2 मिला है, और दूसरा L भी तो लेफ्ट साइड में नहीं है, तो इधर होगा x-3y प्लस z इज इक्वल टू 0। तो x माइनस वाई कितना दिया है 1, 3 प्लस z इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना होगा 3 माइनस जेड होगा कि नहीं। यहाँ पे पुट कर दो इक्वेशन 2 में, माइनस x के बदले 3 माइनस जेड -2z इज 0, -3 प्लस जेड -2z इज 0, और -3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा z। ये वैल्यू हमको मिला। इसको लेके यहाँ पे अगर पुट करेंगे 3
माइनस माइनस 3, कितना है आंसर बच्चों? 6 आया। एक्स तो मिल गया ना 6, हमको वेलोसिटी है, उसको पुट कर दो। एम में कितना हुआ? के हुआ, भी का पावर 6, पी का पावर वाई कितना आया? वाई 1 आया। जेड कितना आया? जेड कितना आया? एक्स 6 आया, तो जेड आएगा -3। ये हुआ, यानी यहाँ पे 6 पावर ऑफ वेलोसिटी हुआ। समझ पाए क्या? नेक्स्ट आगे देखो, और एक बेहतरीन क्वेश्चन। लेट अस डिराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ द वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ मूविंग पार्टिकल व्हिच may डिपेंड अपॉन इट्स मास m, वेलोसिटी v, प्लैंक कांस्टेंट a. वेवलेंथ लैम्बडा is a proportionality mass, lambda is a proportionality velocity, lambda proportionality Planck constant. ओके, लैम्बडा इज इक्वल टू आएगा, फॉर्मूला जो आएगा एच इज इक्वल लैम्बडा इज इक्वल टू h/m भी आएगा। ये आप लोग को केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा। वेवलेंथ इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट बाई एम भी। तो देखा जाएंगे ये वाला फॉर्मूला आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे x लगाओ, यहाँ पे y लगाओ, यहाँ पे z रखो। अब लैम्बडा प्रोपोर्शनलिटी को हटा कर मैंने k रखा, m का पावर x, v का पावर y और h का पावर z। h प्लैंक कांस्टेंट याद रखना। लैम्बडा का डायमेंशन होता है l, k रखो, m का v वेलोसिटी है ना, v क्या है? v वेलोसिटी है, तो एल टी -1 होगा और ए हो जाएगा y। प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन क्या था? E इक्वल टू एच न्यू था, h इज इक्वल टू क्या था? E बाई न्यू था। E का था mL²T-2 और न्यू का था T-1। न्यू का था फ्रीक्वेंसी का T-1, तो mL²T-1 उसको पुट करो। mL²T-1 का पावर क्या होगा? Z लगाओ, K, m का पावर x और इधर है z। चलो, l का पावर y और इधर है 2z। सिमिलरली t का पावर -y -z। अब कंपेयर करो लेफ्ट और राइट को। x प्लस जेड, मास का लेफ्ट में है क्या? 0 होगा। y प्लस 2z कितना होगा? देखो यहाँ पे l का पावर a वाला है और यहाँ पे l का पावर 1 है, तो 2z कितना होगा? 1 होगा। सिमिलरली -y -z इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0। अब प्रूफ करते हैं, देखो यहाँ पे z इज इक्वल टू आएगा -y, पुट कर दो यहाँ पे। y -2y इज इक्वल टू 1, -y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -1। पहला आया, ये वाला आ गया। नेक्स्ट देखो, y अगर -1 आया तो z इज इक्वल टू 1 होगा, ये हमें मिल गया। ओके, नेक्स्ट x निकालेंगे, x प्लस जेड इक्वल टू 0, ये वाला। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज -1, तो ये भी यहाँ से मिल गया। पुटिंग दिस वैल्यू कौन सा इक्वेशन पे? इस पे पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करते हैं। लैम्बडा इज इक्वल टू के रहेगा, m का पावर x मतलब कितना? -1, भी मतलब कितना? भी वाई मतलब भी के पावर -1, और h कितना है? z मतलब 1। क्या ये वाला फॉर्मूला नहीं बना? m-1 v-1 h का पावर 1, k 1 है। ओके, तो ये h/m भी लैम्बडा इज इक्वल, ये वाला फॉर्मूला बना। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए होम टास्क रहेगा। नेक्स्ट
फॉलोइंग मैथमेटिकल क्रिटिकल वेलोसिटी, ये हो गया विस्कोसिटी और रेडियस हो गया और वो हो जाएगा डेंसिटी, और वो रेनॉल्ड आर ई का नहीं होता, डायमेंशन नहीं होता है, डायमेंशन नहीं होता है। रेनॉल्ड नंबर कुछ नंबर का होगा। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इसका तो जानते हो, डेंसिटी, और आर होता है रेडियस, और सॉल्व करके देखना। ओके, भी जो सी होगा इटा लिखना, डेंसिटी लिखना, आर लिखना, एक्स वाई और जेड देखना। एक्स आएगा 1, वाई आएगा -1, जेड भी आएगा -1, सॉरी -1। ओके, चेक करके देखना। नेक्स्ट, टू फाइंड आउट द डायमेंशन कांस्टेंट इन फिजिकल रिलेशन, होमोजेनिटी मेथड। कौन सा मेथड? होमोजेनिटी, होमोजेनिटी मेथड। क्या होता है होमोजेनिटी मेथड, ध्यान सुनो। मान लो बच्चों मैं यहाँ पे लिखा कि 5 kg आलू, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 2 kg आलू प्लस 3 kg का आलू, ऐसे होगा। अगर मान लो मैं यहाँ पे लिखता 3 लीटर रखता, तो कभी भी 2 kg के साथ 3 लीटर ऐड होगा क्या, और आंसर में 5 kg कभी मिलेगा क्या? नहीं। यानी इसका जो डायमेंशन होना चाहिए, इसका भी डायमेंशन वही होगा, इसका भी डायमेंशन वही होगा। यानी तीनों का डायमेंशन क्या होनी चाहिए? तीनों का डायमेंशन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। समझ में आया? और एक मैं यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे जो भी डायमेंशन होगा, यहाँ पे भी डायमेंशन वही होगा, प्लस यहाँ पे भी डायमेंशन वही होगा, प्लस यहाँ पे भी डायमेंशन वही होगा। यानी सेम डायमेंशन ऐड होता है, सेम डायमेंशन ऐड होता है। कभी आप देखने नहीं मिलेगा केजी को लीटर में जोड़ते हुए, केजी में लीटर में जोड़ते हुए। ओके, या और हम लोग को करंट को इससे टाइम के साथ जोड़ते हुए, सेम के साथ, टाइम के साथ आप टाइम ही जोड़ पाओगे। मैं टाइम के साथ अगर मीटर को जोड़ूंगा तो आंसर कुछ आएगा क्या? नहीं आएगा। यानी सेम दोनों चीज क्या होना चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन देखो क्या है। जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन मैं तुम्हें बता रहा हूँ ध्यान से। फोर्स, एक पहले सिंपल सा देते हैं। देखो यहाँ पे मैं बोला कि वेलोसिटी इज इक्वल टू, वेलोसिटी इज इक्वल टू ए प्लस बी टी, जो कि दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है। इसको बाद में सॉल्व करेंगे, इसको पहले देख लो। वेलोसिटी v इज इक्वल टू ए प्लस बी टी, यानी बच्चों इसका जो डायमेंशन है, इस v का भी डायमेंशन वही होनी चाहिए और इसका भी डायमेंशन वही होना चाहिए। मान लो v का डायमेंशन है L t-1, तो इसका भी आंसर कितना होना चाहिए? L t-1। इसका भी पूरा का आंसर कितना होना चाहिए? L t-1। यानी ए का डायमेंशन हो गया L t-1, बी टी का डायमेंशन हो गया L t-1। बी टी का डायमेंशन क्या हुआ? L t-1। सो बी कितना होगा? बी इक्वल टू L t-1 बाई, नीचे अगर टी लिखोगे तो L t-2। बी का डायमेंशन ये हुआ। इसी तरह कांस्टेंट का डायमेंशन कैसे निकालोगे? किसी भी रिलेशन में, किसी भी रिलेशन में ए कांस्टेंट है, बी भी कांस्टेंट है, तो ए बी कैसे निकालोगे? जैसे यहाँ पे देखो और एक क्वेश्चन में बोल रहा हूँ, फोर्स दिया है ए, एम दिया है प्लस बी टी स्क्वायर दिया है, मान लो ये वाला रिलेशन दिया, और यहाँ पे आपको कांस्टेंट बोला ए और बी क्या है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। आपको निकालना होगा ए बाई बी, ये क्वेश्चन मार्क है। तो चलो पहले देखते हैं, इसका जो भी डायमेंशन होगा ये फोर्स का डायमेंशन के साथ इक्वल होगा, और इसका भी जो डायमेंशन होगा फोर्स के साथ क्या होगा? इक्वल होगा, क्योंकि दो सेम चीज ए न्यूटन प्लस ए बी न्यूटन जोड़ोगे तभी तो इसका आंसर न्यूटन में आया होगा। और ध्यान सुना, ए एम, एम फॉर मास, फोर्स का डायमेंशन mL t-2।
यानी ए का क्या होगा, एम एल टी माइनस टू बाई एम से एम कट गया तो एल टी माइनस टू, ये ए का डायमेंशन है। सिमिलरली बी टी स्क्वायर का होगा एम एल टी माइनस टू और बी इज इक्वल टू क्या होगा, एम एल टी माइनस टू बाई टी टू। सो ये हो जाएगा, ऊपर जाएगा एम एल टी माइनस फोर। अगर ए बी हम लोग निकालेंगे, एल का आया एल टी माइनस टू ए का, बी का आया एम एल टी माइनस फोर, तो एल से एल कट गया, एम माइनस वन, टी का पावर नीचे माइनस फोर था ऊपर गया, तो ये आएगा आंसर। समझ में आया। इस तरह कांस्टेंट निकालोगे, जैसे यहाँ पे दिया है, यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे क्या बोला गया है, आपको निकालने बोला है